हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस में के साथ यहाँ पे हम आपके साथ कंटिन्यू जो बात कर रहे हैं या जो जिस सब्जेक्ट को लेकर के चल रहे हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री है। प्राचीन भारत की हम लोग आपके साथ कंटिन्यू बात कर रहे हैं और इससे पहले हम लोगों ने आपके साथ स्टोन एज के जो पार्ट है 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमने देखा पूरा पाषाण काल, मतलब जिसमें पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इन चीज़ों को हमने बात कर चुके हैं। न्यूलिथिक पीरियड को हमने अच्छी तरह से इससे प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। आज हम आपके साथ उसी का 4th जो पार्ट है वो लेकर के आए हैं और जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आपके ताम्रपाषाण काल की, मतलब कि आपके साथ चारकोलिथिक पीरियड की। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि चारकोलिथिक पीरियड किन किन समय के बीच में कहा जाता है, तो आप बोल सकते हो ये पाषाण काल या मतलब न्यूलिथिक पीरियड या फिर आयरन एज के बीच के पीरियड को ही चारकोलिथिक या ताम्रपाषाण काल, इसी को ब्रॉन्ज एज भी हम कहते हैं। बात करूं कि इसमें हम किन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और समय की भी बात करेंगे, कहां से कहां तक है, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। इसमें जो हम स्पेशली जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम इनमें किसकी, इसमें हम तांबा और प्लस पत्थर, मतलब अभी तक हम केवल जो स्टोन एज में जो पढ़ रहे थे वो केवल पत्थर की चर्चा कर रहे थे, केवल पत्थर की बात कर रहे थे किसमें, स्टोन एज में। तो स्टोन एज में केवल और ओनली क्या था, ओनली सॉरी एक मिनट, तो पत्थर की बात कर रहे थे हम केवल किसमें, स्टोन एज में। तो स्टोन एज में हम केवल पत्थर की बात कर रहे थे, इसी की बात कर रहे हैं पाषाण काल की। लेकिन हम बात करते हैं ताम्रपाषाण काल में, जो ताम्रपाषाण काल है इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे किसकी, दोनों पीरियड की। अब मैं थोड़ी सी और यहाँ पे चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ये आपके प्री का फैक्ट रहेगा जो हर बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तांबा जो है, तांबा अगर मैं बात करूं तो तांबा इंपोर्टेंट है, मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली सर्वप्रथम धातु है। तो ये इंपोर्टेंट है, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या, मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु, ठीक है। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु है कौन सी है, वो तांबा है। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे तैयार, क्वेश्चन क्या होगा, लिख देगा कि इनमें से किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया, तांबा है, लोहा है, चांदी है, सोना है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे देगा और आपसे कहेगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप आंसर क्या टिक करोगे, तांबा। तो तांबा को सबसे सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा, मानव के द्वारा। अब मैं बात करता हूँ ताम्रपाषाण काल की। देखिए ताम्रपाषाण काल, तो ताम्रपाषाण काल या चारकोलिथिक पीरियड में हमें बहुत सारी संस्कृतियां पढ़नी है। संस्कृतियों का मतलब बहुत सारे इसमें पार्ट है ताम्रपाषाण काल के। अगर मैं समय की बात करूं तो समय इसका जो माना जाता है, अगर मैं इसके समय की या टाइम की बात करूंगा तो आपका 4000 से 1500 तक। कब तक, 1500 तक BC, 4000 से 1500 BC तक का इसका पीरियड माना जाता है। कई बुकों में इसको कुछ और बोला जाता है, कई अलग अलग डाटा मिलता है, कहीं मतलब 2000 भी लिखा है तो कहीं 2500 भी लिखा है, अलग अलग ऐसा डाटा। तो इस पर बहस हमें नहीं करना है, बाकी जो है एथेंटिक बुक से डाटा लिया गया है, आपका इतने में कवर होगा। बाकी मैं बात करूँ इसमें ताम्रपाषाण काल में जो सबसे पहली संस्कृति पढ़ेंगे हम, मालवा संस्कृति। कौन सी, मालवा संस्कृति। तो पहली संस्कृति की बात करेंगे मालवा संस्कृति की। यहाँ पे मैं दूसरी बात करूँ तो मालवा संस्कृति आपके ताम्रपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल पीरियड में आएगी। दूसरी में बात करूँ इसे हम गणेश्वर संस्कृति के नाम से, क्या है, गणेश्वर संस्कृति। इसी को हम दूसरा नाम से जानते हैं, किसके नाम से, बनास संस्कृति के नाम से, बनास संस्कृति। तो इसका पुराना नाम है गणेश्वर। अब तो एग्जामों में नहीं पूछता, लेकिन मैं बता दूं अभी जस्ट 2021 का जो IAS का प्रीलिम्स हुआ था उसने ज़रूर पूछा था, गणेश्वर संस्कृति के बारे में उसने पूछा था, प्री में उसने ये फैक्ट दे करके दिया था और पूछा भी था। आगे बात करूँ मैं तीसरे वाले की, आहार संस्कृति। आहार संस्कृति, आहड़ संस्कृति, इसे हम आहट संस्कृति के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आहड़ संस्कृति के नाम से। तो इसका दूसरा नाम है आहड़ संस्कृति। अब इसके अलग अलग नाम है आहड़, तो आहट के नाम से भी जानते हैं। मैं चौथी बात करूं यहाँ पे जो आपकी इंपोर्टेंट है, जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति,
अब एक बार थोड़ी नज़र हम इन पे डाल लें, इनका टाइम पीरियड क्या है, और इन पे थोड़ी ये भी नज़र डाल लें कहाँ कहाँ पे है। तो थोड़ी सी मैं बात करूँ मालवा संस्कृति की, तो ये जो आपकी है, अगर मैं इसके समय की बात करूँ तो ये आपकी 5000 BC, कितना टाइम है, 5000 BC बिफोर की बात करूँ। मालवा संस्कृति कहाँ आती है, MP में, कहाँ है, मध्य प्रदेश। तो जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है जो मध्य प्रदेश का, जिसे हम जानते हैं उत्तर और पश्चिम, नॉर्थ और वेस्ट वाला पार्ट है, उसमें ये संस्कृति, मालवा करके एक यहाँ पे पठार भी है, और मालवा MP में एक हिस्सा भी है। तो मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, मैं थोड़ी यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंस बता दूँ। मालवा संस्कृति में ताम्र पाषाण संबंधित, ताम्र काल का सबसे पहला साक्ष्य मिलता है, इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला साक्ष्य, फर्स्ट एविडेंस क्या मिलता है, फर्स्ट एविडेंस मिलता है। तो पहला जो साक्ष्य मिलता है तो वो मालवा संस्कृति से मिलता है जो मध्य प्रदेश में है, जो 5000 BC मतलब कि 5000 पुरानी है, 5000 वर्ष पुरानी है। इसलिए मैंने आपसे यहाँ बोला कि इसका टाइम कोई फिक्स नहीं है। बाकी एक्यूरेट जो साइंटिस्ट मतलब कि जो हिस्टोरिस्ट हुए हैं, जितने भी आर्कोलॉजिस्ट हुए, उनने एक अंदाज़ा मतलब एक लगभग में माना हुआ है। बात करता हूँ मैं गणेश्वर संस्कृति की। तो गणेश्वर संस्कृति जो आपकी मानी जाती है 2800 से, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2800 से 3200 के बीच में, कितनी, 3200 BC, तो इसके बीच में इसका टाइम माना जाता है। अब बात आती है गणेश्वर संस्कृति है कहाँ, तो आपके राजस्थान, कहाँ पे है, राजस्थान में। तो गणेश्वर संस्कृति, और आप ये जानते हैं बनास संस्कृति, क्योंकि नदी है बनास, तो जो चंबल की ट्रिब्यूटरी है, क्या है, जो चंबल की ट्रिब्यूटरी है, चंबल की सहायक नदी है बनास, और जो राजस्थान से आती है और मध्य प्रदेश में आके मतलब कि उसी वाले हिस्से में, राजस्थान के हल्के से हिस्से में मिल जाती है। इसलिए हम इसको, ये पुराना नाम है गणेश्वर संस्कृति, और बनास संस्कृति आज हम इसको प्रेजेंट में बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो याद रखना बनास क्या है, बनास एक नदी है और इसी के नाम पे इसका क्या नाम रखा है, क्या नाम रखा है, बनास संस्कृति। बात करता हूँ मैं, तो ये देखो इनके स्टेट पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखो मैंने बनास संस्कृति की बात कर ली। हाँ थोड़ा देखो यहाँ ध्यान देना कि जो 2800 से, सॉरी ये उल्टा चलेगा क्योंकि BC का मतलब उल्टी तारीख चली, तो 2200 है, 2200 BC, ठीक है। तो 2800 से 2200 के BC के बीच में मुझे बताना, प्लस की जगह माइनस, मतलब माइनस करना था, प्लस हो गया। तो यहाँ देखो 2800 से 2200 के बीच ये राजस्थान में है। बात करता हूँ मैं आहार संस्कृति या आहड़ संस्कृति की। तो आहार या आहड़ संस्कृति है, ये आपके कहाँ पे है, ये आपके राजस्थान में, कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। देखो राजस्थान में दो संस्कृतियाँ, गणेश्वर और आहार संस्कृति, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, ये मैं बता दूँ, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ के बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ क्या मिला है, तांबे का भंडार मिला है। क्या मिला है, तांबे का भंडार। अब इसलिए इसे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि अभी देखो तांबा से संबंधित है, कॉपर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो तांबा का बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ भंडार मिला है। अब मैं थोड़ी बात करूँ, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, आहार संस्कृति क्यों है, थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसको हड़प्पा के समकालीन कहा जाता है। किसके, हड़प्पा के कंटेम्परी में। तो कंटेम्परी किसके है, तो ये हड़प्पा के कंटेम्परी में है। तो हड़प्पा के इसको क्या कहा जाता है, समकालीन कहा जाता है। हड़प्पा के क्या, समकालीन कहा जाता है, आहार संस्कृति या आहार संस्कृति। तो क्वेश्चन ये भी आपसे पुटअप हो जाएंगे कि आहार संस्कृति किसके समकालीन है, या किस संस्कृति के, या किस जो संस्कृतियाँ मिली हैं उसके एक कंटेम्परी में है। तो ये कंटेम्परी में किसके है, तो वो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी उसके कंटेम्परी में है। बात करता हूँ मैं जोरवे संस्कृति। तो जोरवे संस्कृति आपकी कहाँ पे मिलेगी, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, तो ये वाला हिस्सा आपके महाराष्ट्र में है। तो ये देखिए आपकी दो संस्कृतियाँ, गणेश्वर और बनास संस्कृति, आहार संस्कृति आपके राजस्थान में है, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में है, और जोरवे संस्कृति आपकी कहाँ पे है, ये आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग करके इसके नाम दिए गए हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट, तो थोड़ा ध्यान से देखना। बात करता हूँ मैं जोरवे संस्कृति की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जोरवे संस्कृति। तो आज प्रेजेंट में अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा हड़प्पा कालीन साक्ष्य, सबसे ज़्यादा, अगर सबसे पुराना है, सबसे पहला साक्ष्य तो मालवा संस्कृति से मिलता है। ताम्रकाल का या ताम्रपाषाण काल का सबसे पहला साक्ष्य तो मालवा संस्कृति से मिलता है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ मैं, सबसे ज़्यादा
साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो आपके प्राप्त हुए हैं कहाँ से, वो आपके जोरवी संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा साक्ष्य, सबसे ज़्यादा साक्ष्य और सबसे ज़्यादा शोध, तो सबसे ज़्यादा साक्ष्य, अब साक्ष्य प्राप्त हैं तो रिसर्च भी ज़्यादा होगी, शोध कार्य भी किए जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा शोध कार्य, तो सबसे ज़्यादा शोध कार्य भी किए जा रहे हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जोरवी संस्कृति के। अब जोरवी संस्कृति के किस हिस्से में, मान लीजिए मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में, कहाँ पे, महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में, तो महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में जोरवी जो संस्कृति है उसके साक्ष्य सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिले हैं, तो महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में। अब मैं बात करूँ कुछ जगह हैं यहाँ पे, कौन कौन सी जगह हैं, तो उनकी स्पेशली हम बात कर लेंगे, कौन कौन सी जगह यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे जो जगह आती है, मैं बात करूँ स्पेशल में बात करूँ यहीं पे, मतलब किसकी बात कर रहा, जोरवी संस्कृति के अंदर दैमाबाद, दैमाबाद, कौन कौन जगह आपका आ जाएगा, दैमाबाद है, एक है दैमाबाद भी है, एक दैमा है, एक दैमा है, तो याद रखना दैमाबाद है, दैमाबाद है, ठीक है। दैमाबाद, दैमाबाद, नासिक, ठीक है, दैमाबाद, दैमाबाद आपका नासिक है, ठीक है। जोरवी है, एक जोरवी भी यहाँ पे जगह इसी के नाम पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पे मिले हैं। और आपका यहाँ पे चंद्रौली है, चंद्रौली जगह है, तो ये आपसे ऑप्शन में दे देगा कि ये जगह कहाँ पे मिली है। तो देखो दैमाबाद है, दैमाबाद है, नासिक है, जोरवे है, चंद्रौली है, और यहाँ पे सोनार गांव है और इमाम गांव है। कौन सा, सोनार गांव, सोनार गांव और इमाम गांव। दैमाबाद, दैमाबाद, नासिक, जोरवे, चंद्रौली, सोनारगांव, इमाम गांव, तो इतनी सारी जगह पे मिलती है। हम स्पेशली बात करते हैं जोरवे संस्कृति की, जो जोरवे है वो इम्पोर्टेंट है। अब बात कुछ इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट आप चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। बात करता हूँ मैं यहाँ पे स्पेशली दैमाबाद की, बात करता हूँ मैं स्पेशली दैमाबाद, ये आप नीचे डाल के स्पेशली लिख लीजिए, मैं यहीं पर लिख देता। दैमाबाद इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि अभी जस्ट पीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था स्टेट सिविल सर्विस में, और कोई अभी एक एग्जाम और था, वनडे कोई एग्जाम था, उसने भी इसमें पूछा था कि दैमाबाद में क्या ऐसा साक्ष्य मिला है। यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे तांबे का रथ मिला है। क्या मिला है, यहाँ पे मैं बात करूँ तो तांबे का रथ मिला है। क्या मिला है, तांबे का रथ, तो ये चीज़ मिली। और क्या मिली है, देखो, तो तांबे का रथ क्वेश्चन आता है कि तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ। तांबे का रथ जो हुआ है दैमाबाद, महाराष्ट्र, जोरवे संस्कृति का पास्ट है जो हुआ है। और यहाँ पे मकान जो मिले हैं, मकान या जो बस्तियां, जो बस्ती मिली हैं, मकान बस्ती के किलेबंदी, के की किलेबंदी, किलेबंदी मतलब उनका घेरा, तो किलेबंदी के भी यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे जो मकान होते थे उनका दुर्गीकरण, क्या, दुर्गीकरण, तो उनका दुर्गीकरण किया गया, तो इनके साक्ष्य, तो इतने साक्ष्य जो मिलते हैं वो दैमाबाद से मिलते हैं। अब आपको कोई सर थोड़ा ये बताइए, जैसे मान लीजिए घर है, ये मकान है, ये कोई है, तो दुर्गीकरण मतलब होता है इसको चारों ओर से घेर देना, इस प्रकार से। ऐसे में बात करूँ कोई कॉलोनी है तो उस कॉलोनी का दुर्गीकरण करना, ऐसा घेर देना। अब बात है किलेबंदी, जैसे उस समय जो राजाओं के जो घर बनते थे या जो कोई शहर बनते थे, तो उन शहर के चारों ओर घेराव कर दिया जाता था, क्योंकि जब कोई अटैकर आता था, आक्रमणकारी आते थे या दूसरा राजा वहाँ पे युद्ध करने आता था, तो सबसे पहले उनका उससे वो जो मतलब सीमा, जो बाउंड्री जो रहती थी, वहीं पे उनका एक रुकावट का काम करती थी, ताकि वो डायरेक्ट ही एंट्री ना ले सके, मतलब कि प्रवेश ना कर सके। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से इनको बनाया जाता था। किसके लिए, सुरक्षा की दृष्टि से। बात करता हूँ मैं इमाम गांव की। अगला देखिए, यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपके साथ इमाम गांव की। इमाम गांव भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्यों है, तो देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे। मात्र देवी की मूर्ति मिली है। क्या मिली है, मात्र देवी की प्रतिमा, तो मात्र देवी की क्या मिली है, प्रतिमा मिली है। मात्र देवी की प्रतिमा मिलने के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट रहेगा, तो देखिए यहाँ पे मात्र देवी की क्या मिली है, प्रतिमा मिली है। और मात्र देवी की प्रतिमा के साथ साथ यहाँ पे 5 कमरों वाला मकान मिला है, मतलब कि 5 कमरों वाला मकान,
जो हाउस मिला, जैसे कमरा है ना एक, मतलब एक घर होता, एक हाउस होता, उसमें कई कमरे रहते हैं, तो मतलब ऐसे एविडेंस मिलते हैं यहाँ पे इमाम गांव से। तो मातृ देवी की प्रतिमा मिली है और 5 कमरों वाला ये क्या मिला है, मकान मिला है। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे देखना है। तो जो इंपॉर्टेंट रहेगी ये भी चीज़ें यहाँ पे देखना है। अब मैं बात करता हूँ कुछ और संस्कृतियों की, तो ये ठीक है, ये आप थोड़ा सा लिख लेना यहाँ पे, फिर मैं और आगे इनके साथ आपके डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट्स कंटिन्यू बनाते जाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराने वाला, ठीक है। अब देखिए मैं आगे बात करूँ आपसे, देखो कुछ संस्कृतियां और मिली हैं जो मध्य प्रदेश में मिली। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के पास। कहाँ पे, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी में। तो कुछ संस्कृतियां और मिली हैं, जैसे इसमें आएगी कायथ, कायथ संस्कृति, ठीक है, तो कायथ हो जाएगी। कायथ संस्कृति के साथ साथ यहाँ पे एरण और नब्दा टोली, क्या, एरण और नब्दा टोली, तो ये संस्कृतियां, तीनों संस्कृति मिली। तो कायथ संस्कृति है, एरण संस्कृति है, नब्दा टोली। तो इन तीनों की जो खोज की थी, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो खोज की थी, ये तीनों कहाँ पे हैं, ये तीनों मिली हैं आपकी एमपी में। और इनकी जो खोज की थी, अगर मैं बात करूँ खोजकर्ता की, जो खोजकर्ता है वो आपके HD, ये क्वेश्चन पूछा गया है, संकालिया। कौन है, HD संकालिया है। HD संकालिया जी पुणे जो यूनिवर्सिटी है, पुणे यूनिवर्सिटी में कौन थे, एक आर्कोलॉजिस्ट थे। कौन थे, तो इनके बारे में भी ये भी क्वेश्चन आया है। तो पुणे यूनिवर्सिटी में कौन थे, आर्कोलॉजिस्ट थे, पुरातात्विद थे, पुरातात्विद थे, आर्कोलॉजिस्ट थे। तो HD संकालिया पुणे यूनिवर्सिटी में पुरातात्विद थे, जिनने कायथ और एरण और नब्दा टोली संस्कृति को खोजा है। और कायथ संस्कृति के अंतर्गत इसे नर्मदा घाटी संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि नर्मदा घाटी के ये सारे के सारे जो हिस्सा है उन्हीं के किनारे हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी, और इसे हम स्पेशली जो नाम देते हैं, इसे हम स्पेशल जानते हैं कायथ संस्कृति के नाम से। इन जगहों को क्या जानते हैं, कायथ संस्कृति के नाम से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। देखो अब देखो यहाँ पे कुछ मुझे चीज़ें बतानी है। अब बात करो सर एरण क्या है, तो एरण सुन लो, कायथ संस्कृति। एरण में सती प्रथा के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सती प्रथा के सर्वप्रथम साक्ष्य एरण से मिले हैं, क्या मिलते हैं। और नब्दा टोली की बात करूं मैं, यहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, क्या मिलते हैं, बड़ी मात्रा में पशुपालन के साक्ष्य। तो नब्दा टोली में क्या मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप ये सब लिख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पे आपके साथ बताता जा रहा हूँ। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो आप सब लिखिए। कायथ संस्कृति कहाँ है, तो नर्मदा घाटी के पास मध्य प्रदेश में। अब मैं कुछ आपके यहाँ पे चर्चा कर लूँ। एक तरफ आप ऐसा हेडिंग डालिएगा, प्रमुख घाटियाँ, प्रमुख घाटी, घाटी मतलब कि कौन जगह कहाँ पे है, प्रमुख घाटी और क्षेत्र मतलब ये कहाँ पे है। तो घाटी और एक तरफ आप ऐसा क्षेत्र लिखिए, जिनका मैं आपका कंपैरिजन करके बता दूँ। कुछ 4-5 हैं जिनको लिखना है और एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूँ आपकी पहली, सोहन घाटी। कौन सा है, सोहन घाटी कहाँ पे है, पाकिस्तान में। कहाँ पे, पाकिस्तान में। दूसरी का मैं यहाँ पे बात करूँ, दूसरा पॉइंट, सोहन घाटी के बाद आप लिखना बेलन घाटी। कहाँ पे, बेलन घाटी। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, कहाँ पे है, यूपी में, यूपी में है। आगे मैं बात करूँ आपसे अगला वाला पॉइंट की, तो देखो सोहन घाटी पाकिस्तान में घाटियाँ पूछते हैं, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे मैं बात करता हूँ बनास घाटी की, किसकी बात करता हूँ, बनास। तो बनास घाटी आपकी जानते हो, अभी पढ़ा चुका हूँ जस्ट, राजस्थान में है। कहाँ पे, राजस्थान, तो राजस्थान में है। आगे बात करता हूँ मैं नर्मदा घाटी की, किसकी, नर्मदा घाटी की। तो नर्मदा घाटी जो आपकी है वो आपकी है एमपी में है। कहाँ पे, एमपी में है,
ठीक है। तो यूपी में बेलन घाटी, नर्मदा घाटी जो अभी पढ़ा है, देखो नर्मदा घाटी वाला ये एकायत संस्कृति यहीं पे है। अगर मैं बात करूं तो हाँ इतनी अभी देखो, बाकी अगर लिखना कोर्तलियार, अगला एक और लिख लीजिए यहाँ पे, कोर्तलियार घाटी, ये आपकी तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। कोर्तलियार कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है। तो ये घाटियाँ जो इम्पोर्टेंट हैं ये आप लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेलन घाटी कहाँ है। तो ये सब अब देखो, बेलन नर्मदा घाटी यही आपके सामने पढ़ ली। बनास अभी आपने पढ़ी है, अभी इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ बनास को। नर्मदा आपके सामने है, बनास भी आपके सामने। बेलन घाटी प्रागैतिहासिक काल में मैं पढ़ा चुका था। बेलन घाटी वही जगह है जहाँ पे तीनों समय के औजार मिले हैं। बेलन घाटी क्यों फेमस है, देखो यहाँ पे बता देता हूँ। बेलन घाटी, तो बेलन घाटी क्यों फेमस है, यहाँ पे क्या बोलोगे? तीनों समय के औजार प्राप्त हुए। क्या हुए? औजार प्राप्त हुए हैं। इसमें प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल है, ये आ जाएगा। इसके बाद देखो बेलन घाटी के बाद सोहन घाटी। सोहन घाटी की इम्पोर्टेंस देख लो। सोहन घाटी, सोहन घाटी आपके कहाँ पे है? सोहन घाटी आपके पाकिस्तान में है, ये आप जानते हो। कहाँ पे? पाकिस्तान। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस मैं बता दूं क्या है। तो सोहन घाटी में जो हमें मिलते हैं, क्या मिलते हैं? पशुपालन के साक्ष्य। क्या मिलते हैं? पशुपालन साक्ष्य। और क्या मिलता है? पशुपालन के साथ साथ यहाँ पे हमें मिलता है कृषि के साक्ष्य। क्या मिलते हैं? कृषि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। और बाकी मैं बात करूँ कोर्तलियार, ये तमिलनाडु में है। कोर्तलियार घाटी तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये देखा आपने मेरे साथ यहाँ पे ताम्रपाषाण काल मतलब चारकोलिथिक पीरियड देखा। सबसे पहली धातु कौन सी उपयोग की मानव के द्वारा, तो वो तांबा का उपयोग किया। और इसमें हमने पत्थर और धातु मतलब पत्थर और धातु दोनों का उपयोग किया। तो ये हमने आपके साथ आज हमने ताम्रपाषाण कालीन यानी कि चारकोलिथिक पीरियड को कंप्लीट किया। पहले भी मैं बोल चुका हूँ, कुछ स्टूडेंटों के अगर डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूँ कि सर किन किन एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, किन किन एग्जामों में ये हमें फ़ायदा दे सकता है, या किन किन एग्जामों में हमें इससे प्रॉफिट हो सकता है। मैं बता दूं जितने भी ऑल इंडिया के एग्ज़ाम हैं, जो यूपीएससी, पीएसटी, स्पेशल मैं बता दूं ये सिविल सर्विस के लिए है। सेंट्रल का एग्ज़ाम हो या स्टेट का एग्ज़ाम हो, सीडीएस है, एनडीए है, असिस्टेंट कमांडेंट है, और आपका एपकेट है, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं और वनडे एग्ज़ाम्स हैं उन सब में इंपॉर्टेंट होगा। बाकी मैं आंसर राइटिंग की भी क्लासें आपके साथ बहुत जल्दी यहाँ पे डिस्कस करूँगा, स्टेट सिविल सर्विस की। तो इन सारी चीज़ों की भी हम बात करेंगे। तो ये आज हमने आपके साथ यहाँ पे चारकोलिथिक पीरियड मतलब कि ताम्रपाषाण कालीन पार्ट को कंप्लीट किया। इसका जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा या जिस नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे वो हम आपके साथ बात करेंगे आयरन एज की, लोह युगीन सभ्यता की या लोह युग की। आयरन एज में हम समझेंगे किस प्रकार से उसने कैसे हमारे समाज में बदलाव किए, किस प्रकार की चीज़ों में चेंजिंग आया। तो यहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और मित्रों के साथ इन चीज़ों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी प्रकार के डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कोशिश करूँगा मैं आपके डाउट को और उनकी सारी चीज़ों को सॉल्व करने की। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मतलब कि आयरन एज के साथ। ओके, थैंक यू।